Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well. This is me, Mohammed Ibra, your tutor for VS Grade 2 course. So students, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज फिल्म थिकनेसेस। वेट फिल्म थिकनेस की मेजरमेंट हो या ड्राई फिल्म थिकनेस की मेजरमेंट हो, इसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टूल्स होते हैं जिनको यूज करते हुए हम इन थिकनेसेस को फाइंड करते हैं, या कुछ कैलकुलेशंस भी होती हैं। So from information given on a specification and technical data sheets, correct application thickness can be calculated. If regular checks of wet film thickness are carried out and found to be adequate, it gives added confidence that upon checking the following date, the dry film thickness should meet the specification requirements. अगर तो रेगुलर चेक्स रखें WFT पे और वो एडिक्वेट हो, तो फिर आपको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस हो जाता है कि इसकी रिजल्टिंग जो हमें ड्राई फिल्म थिकनेस चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो DFT should meet the specification requirement and hopefully eliminate major rectification। तो आपको उसमें कोई तब्दीली या कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो WFT को चेक करने के लिए सबसे पहला ऑपरेटर जो हमारे पास यूज हो रहा है दैट इज एक्सेंट्रिक व्हील। इसको एक्सेंट्रिक क्यों कहते हैं? इस व्हील के अंदर तीन रिम्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो आउटर दोनों रिम्स हैं ये कंसेंट्रिक कंसेंट्रिक हैं, और जो सेंटर वाला व्हील होता है ये थोड़ा टेपर हुआ होता है, टेपर किया होता है इसको ऑन पर्पस। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेंट्रिक। आउटर दोनों जो रिम्स हैं वो कंसेंट्रिक होंगे, जो इनर है वो एक्सेंट्रिक। जिनको टेपर नहीं किया जाता उनको कंसेंट्रिक कहते हैं। टेपरिंग किसी जगह को स्लोप देना ढालना किसी जगह से, उसको कहते हैं टेपर करना। ओके। इसलिए आपको एक वीडियो शेयर कर दूँ, ये देखें। There are two main methods of measuring wet film thickness in the field: wet film combs and wet film wheels. Whilst wet film combs have teeth which are used to determine the coating thickness, a wet film wheel has two circular smooth outer wheels which rest on the substrate, and a central eccentric आउटर व्हील्स कंसेंट्रिक एंड सेंट्रल जो है वो एक्सेंट्रिक। जब आप इसको मिनिमम रीडिंग पे प्लेस करेंगे ना, तो ये तीनों व्हील एक ही लेवल पे होंगे। wheel, लेकिन which फिर is आप इसको मैक्सिमम रीडिंग पे ले जाएंगे, वहां पे जाके ये जो सेंट्रिक व्हील है ना, सेंटर वाला जो व्हील है एक्सेंट्रिक व्हील, ये व्हील थोड़ा आपको टेपर हुआ है, इसके नीचे आपको स्पेस मिल जाएगी। बाकी दोनों नीचे टच कर रहे होंगे, ये नीचे टच नहीं करेगा। accurately ground from zero, the same level as the outer wheels, to the maximum thickness range in half a. अब यहाँ पे देख लें, आउटर जो दोनों रिम्स हैं वो दोनों ही नीचे लग रहे हैं, लेकिन ये अब नीचे नहीं लग रहा, ये टेपरिंग हुई हुई है इसकी। ओके। Rotation, or 180 degrees. Before taking a measurement, check for any damage to मेजरमेंट लेने से पहले आप इस पे स्मूथली अपनी फिंगर्स रन करके चेक करेंगे ये व्हील कहीं से कोई डैमेज तो नहीं हुआ हुआ। अगर डैमेज है तो आप इसको चेंज करेंगे या रिप्लेस कर देंगे व्हील। सारा व्हील है तो सेंटर वाला नहीं, पूरे व्हील को करेंगे ना, क्योंकि पूरे में जाना है, सरफेस टेंशन बिल्ड हो सकती है। the inner and outer wheels by running your finger over them to feel for bumps or dents. If you feel any, replace the wheel. If there is any dry paint फिर अगर पहले से मौजूद है पेंट, तो उसको खुरचने नहीं लग जाना या उतारने नहीं लग जाना कि आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट लो और उससे उसको खरीदना शुरू कर दो, उससे भी व्हील की एक्यूरेसी डिस्टर्ब होगी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सॉल्वेंट वाइप्स लेंगे,
सॉल्वेंट वाइप से ये जो एडिशनल पेंट है इसको आप ऊपर से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद आप टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। On the wheel from previous tests. This should be carefully removed using a thinner. Do not use sandpaper or scrape the wheel with a knife, as this will damage the wheel and affect its accuracy. Hold the wheel by its central spindle, using either a finger and a thumb or a wet film wheel handle. When placing the wheel into a wet film, it should be placed down evenly with the maximum scale reading. प्लेस करते हुए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये व्हील जो है वो मैक्सिमम रीडिंग वाली साइड से प्लेस होना चाहिए, यानी जहाँ से ये अभी ज़मीन को टच या जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसकी उसके सरफेस लेवल को टच नहीं हो रहा। तो जो पहला कांटेक्ट पॉइंट आएगा ना मीटिंग पे, जो पहला कांटेक्ट पॉइंट आएगा वो आपके पेंट की एक्चुअल वेट फिल्म थिकनेस कंसिडर की जाएगी। जी। Position closest to the substrate. Gently roll the wheel along the coated substrate. अब इसकी भी आपके स्पेसिफिकेशन में रिक्वायरमेंट होती है कि आप इसको हाफ रोटेशन देंगे या फुल रोटेशन देंगे, यानी अदर यू वांट टू गो फॉर 180 डिग्री और 360 डिग्री। ओके। Either through half a rotation, 180 degrees, or one complete rotation, 360 degrees, depending on the standard being used, and removed from the surface. When the central wheel reaches the thickness of the coating, it touches the paint and is coated. To determine the wet film thickness, locate the first point of contact of the paint on the central wheel, which is closest to the wheel's maximum value, and read the thickness from the scale on the outside of the wheel. When placing the wheel into a हमें इसको जीरो वाली साइड से प्लेस क्यों नहीं करना होता? तो सर वहां से वो अगर वहीं से उठा लेगा तो जो 360 कंप्लीट करेगा तो वो पूरे सर्कल के ऊपर ही पेंट लग जाएगा। पेंट आगे बढ़ता जाएगा सरफेस टेंशन की वजह से, फैलता 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 वो ज्यादा आगे की तरफ चला जाएगा, तो जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। wet वो film, रीडिंग it should ज्यादा आ never be जाएगी फिर। placed down with the zero closest to the substrate, as the coating film tension will pull the paint up the wheel, resulting in an inaccurate reading. अब ये देखते हैं जो एक्यूरेट आई है वो 175 थी। जब आपने जीरो वाली साइड से इसको प्लेस किया तो कोटिंग फिल्म टेंशन की वजह से ये 225 माइक्रॉन्स पे चली गई। क्लियर? इस तरह से हम WF डिफाइन करते हैं एक्सेंट्रिक व्हील से। और नेक्स्ट है कॉम गेजेस। तो कॉम गेजेस से वेट फिल्म थिकनेस हम किस तरह से मेजर करते हैं, ये भी वीडियो देखते हैं। There are two main methods of measuring wet film thickness in the field: wet film wheels and wet film combs. There are a wide range of combs to choose from, available in a variety of scales to match different. There are two main methods of measuring wet film thickness in the field: wet film wheels and wet film combs. There are a wide range of combs to choose from, available in a variety of scales to match different film thickness needs, and they all work in the same way. Each comb is made up of teeth of stepped lengths. As the outside teeth are pushed down onto the substrate, the coating depth is measured by which of the graduated teeth are covered. When dipping the comb into a wet film, it should be placed down evenly and at a 90-degree angle to the surface. एंगल इन दोनों का चाहे आप एक्सेंट्रिक व्हील को प्लेस करते हो या इस कॉम गेज को प्लेस करते हो, एंगल आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए। आप इसको बिल्कुल प्लेस डाउन करोगे इवनली ऑन द सबस्ट्रेट और उसके बाद आप अपनी रीडिंग लोगे। You then remove the comb and examine the teeth. Depending on the standard you're using, the wet film thickness of the comb. अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है? ये जो यहाँ से आपको कोटिंग नजर आ रही है ये भी इसकी बेस थी, ये भी बेस थी जहाँ से इसने डिपिंग की है। ठीक है। उसके बाद आगे ये जा रहा है 175 200 225 माइक्रोन पे। ये लास्ट कोटेड टूथ है। एक्चुअल में जो रीडिंग स्टार्ट हो रही है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो ये जितने
टूथ कोट होते जाएंगे, उसमें जो सबसे लास्ट वाला कोटेड टूथ होगा, या तो वो आपकी वेट फिल्म थिकनेस कंसिडर की जाएगी, या फिर इसका एक और तरीका होता है, जो लास्ट कोटेड टूथ है और जो नेक्स्ट टूथ दैट इज नॉट कोटेड, जो कोट नहीं हुआ होता, इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू कंसिडर कर ली जाती है। लेट्स से जैसे 250 और 225 है, इनके मिड वे में कौन सी वैल्यू आएगी? 237। 237 आ गई ना? तो वो आपकी कंसिडरेशन होगी वेट फिल्म की। तो जो इसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो रेकमेंड यही करते हैं कि हाफ वे बिटवीन दी टू, यानी जो टूथ कोट नहीं हुआ और जो लास्ट कोटेड टूथ है, इन दोनों के दरमियान जो वैल्यू है वो हो जाएगी। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर्स की सजेशन है, आपने अपनी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको करें। ठीक है? अगर आपको रिक्वायर है कि दोनों के दरमियान वाली वैल्यू ले लें तो दोनों के दरमियान वाली वैल्यू कंसिडर कर लें। अगर स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि 225 है जैसे, ये लास्ट कोटेड टूथ, इसी को आपने लेना, तो फिर आप बस इसी को कंसिडर करेंगे। ओके? तो हमें ये 175 से ही क्यों रखा उसे, हम जीरो से भी तो रख सकते थे यहाँ तो आप उसे। चेक कर सकते हो उसको, लाजिम नहीं है। लेकिन आप बाकी भी तो नंबर है ना, जैसे 350 है। हाँ, उसने ये रख के चेक किया, आप उसको स्टार्ट से रख के चेक करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली पेंट गन्स का भी एक आइडिया होता है कि आप उसके लिए जो नोजल यूज कर रहे हो वो कितने थिकनेस तक की लेयर देगी, तो फिर उस रेंज में जाके आप चेक करते हो। ये भी हमें पता ही होगा। जी। Coating is either the last coated tooth or between the last tooth that's coated and the first tooth that isn't. For example, here our thickness is either 225 microns or somewhere between 225 and 250 microns, depending on the standard being used. We typically suggest halfway between the two. This wet film thickness can be recorded and used. ओके। इसमें जो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, दैट इज कि एक्सेंट्रिक व्हील्स को हमेशा हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? फ्लैट प्लेट पे। वहाँ पे इजीली ये रोटेट हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास कोई कर्व सरफेस आ जाती है, या टेपर हुई इस तरह से, या सरकमफ्रेंशियल आपके पास कोई सरफेस आ जाती है, तो वहाँ पे आप किस तरह यूज़ करोगे इसे? तो वहाँ पे फिर आप इसको सरकमफ्रेंशियली ही यूज़ करोगे, लेंथ वाइज नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस व्हील को एक पाइप पे यूज़ करने वाला हूँ, तो पाइप की सरफेस इस तरह होगी ना। जब पाइप की सरफेस ऐसे है तो ये ऊपर से, अगर मैं इसको लेंथ वाइज, पाइप की लेंथ वाइज लेके चलना चाहूँ तो नहीं जा सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके डाया वाइज जाना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है? उसके अलोंग मुझे इसको रोटेट करवाना पड़ेगा, तब जाके मुझे एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, वरना उस तरह से व्हील नहीं चलेगा। और कॉम गेजेस में अगर कर्व्ड सरफेसेस पे यूज करना है तो फिर उसको लॉन्गिट्यूडनली करेंगे, यानी अब ये अलोंग दी लेंथ यूज होगी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। इसको हम इस साइड से रख के रीडिंग नहीं ले सकते, टूथ पूरे नहीं आएंगे। क्लियर? फिर पेंट में हमने पढ़ा कि कुछ कंटेंट जो है वो वॉल्यूम सॉलिड्स का होता है, और कुछ कंटेंट जो है वो सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट जब ये निकल जाएगा, ये दोनों एरोज इंडिकेट कर रही हैं कि सॉल्वेंट अंदर से इवेपोरेट हो जाएगा। उससे पहले ये WFT थी, जब पेंट के अंदर वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट है, सॉल्वेंट है, तो ये उस टाइम पे WFT कंसिडर होती है। जैसे ही सॉल्वेंट अंदर से इवेपोरेट कर जाएगा, अब ये क्या बन जाएगी? DFT, ड्राई फिल्म थिकनेस, जिसमें सॉलिड कंटेंट जो आपके पिगमेंट एक्सटेंडर्स बाइंडर्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फॉर्मूला नहीं करना था, फॉर्मूला नहीं करना। फॉर्मूला करते हैं अभी। ड्राई फिल्म थिकनेस जो है, इसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज हो सकते हैं।
टेस्ट पैनल्स को यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशंस हैं, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस हैं। तो टेस्ट पैनल्स यूजुअली 150 स्क्वायर की प्लेट्स होती हैं, सेम मटेरियल एज कंपोनेंट बीइंग प्रोसेस्ड। तो यही प्लेट जो है वो अंडरगो करेंगी सेम ऑपरेशन एट द सेम टाइम एज द मेन कंपोनेंट। जैसे आपका मेन कंपोनेंट है उसी तरह इन पे भी टेस्टिंग की जाएगी। इनको डिस्ट्रक्टिवली टेस्ट किया जाएगा फॉर द एडिशन, कि इनकी एडिशन कैसी है। एंड दे कैन आल्सो बी यूज फॉर ड्राई फिल्म थिकनेस चेक्स। कैलकुलेशंस में हमारे पास ये तो चार फार्मूलाज दिए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप सिर्फ दो फार्मूलाज कर लें तो वो काफ़ी होंगे। एक ये फार्मूला है WFT इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया, और दूसरा फार्मूला है VS इज इक्वल टू DFT ओवर WFT मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। अगर आपको ये फोर्थ वन आता है तो इसे आप सेकंड और थर्ड फार्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम सॉलिड इधर है अभी। अगर मुझे यहाँ से WFT चाहिए तो मैं क्या करूँगा, WFT को इस साइड पे ले आऊँ, वॉल्यूम सॉलिड को इसके बटे में ले आऊँ। ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, DFT ओवर वॉल्यूम सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके। अगर मुझे यहीं से अब DFT चाहिए तो DFT तो यहाँ पे है, ऐसे ही है ना। DFT इधर ही रह जाएगी। ये जो WFT इसके बटे में आ रही है ना, ये दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो वॉल्यूम सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय WFT डिवाइडेड बाय 100। ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है ये। दिस इज रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो चीज इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, और जो उधर डिवाइड हो रही है वो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके। तो इस फॉर्मूला से अभी मैंने आपको बताया जैसे हमने WFT निकालनी है, तो WFT को अगर मैं इसकी जगह पे लेके आता हूँ और इसको मैं WFT की जगह पे ले जाता हूँ, तो अब ज़रा मुझे देख के बताना ये WFT का फार्मूला है। WFT इज इक्वल टू DFT। DFT इधर ही है, ऊपर है। WFT बटे में लेके आए हैं, तो WFT यहाँ पे आ गई और 100 यहीं पे ऑलरेडी। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ से ये WFT का फार्मूला निकल जाएगा। अगर मुझे यहाँ से DFT चाहिए, अब DFT तो यहाँ पे ही रहेगी, WFT इसके बटे में आ रही है ना, दूसरी साइड पे जाके, दूसरी साइड पे जाके क्या होगी, मल्टीप्लाई की गई इधर। तो वॉल्यूम सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय WFT। ओके। वॉल्यूम सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय WFT डिवाइडेड बाय ये जो 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ना। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी DFT। तो ये DFT का फॉर्मूला चेक कर लो, WFT मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सॉलिड डिवाइडेड बाय 100। यही है। क्लियर। किस चीज़ की नहीं समझ आई। ये देखिए ना सर, वो सबसे पहले ये VS क्या है? बेटा वॉल्यूम सॉलिड है। वो क्या होता है? यानी कि जो सॉलिड का वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट अभी जो हम डिस्कस करके आए हैं कि पेंट के अंदर सॉलिड कंटेंट है निकल जाता है तो और लिक्विड जो आपका सॉल्वेंट का कंटेंट है वो निकल जाएगा, बाकी जो पीछे बचेगा वो सॉलिड कंटेंट होता है। उसका वॉल्यूम हो गया। जी। इस मेथड की समझ आ गई है या नहीं आई। ओके।
सो सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास, WFT इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया। अब यहाँ से निकालनी है अपने अपनी WFT। ओके, कहते हैं अगर 12 लीटर पेंट यूज होना टू कवर एन एरिया ऑफ 10 by 10, व्हाट वुड बी द एवरेज WFT। तो यहाँ से हमें एवरेज WFT कैलकुलेट करनी है। WFT इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर एरिया है ना। वॉल्यूम कितना आ गया, 12 लीटर। एरिया कितना आ गया, 10 by 10 मीटर। तो 10 by 10 कर लो, मल्टीप्लाई 100 मीटर स्क्वायर हो गया, और ये 12 लीटर आ गया। 1 लीटर में कितने सीसी होते हैं, 1000। तो मैं लीटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, ये क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी कह लो या क्यूबिक सेंटीमीटर कह लो, एक ही चीज़ है। तो ये 12,000 क्यूबिक सेंटीमीटर में चेंज हो गया। अब नीचे बटे में 100 मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर में आ गया, नीचे मीटर में नहीं रहने दे सकते, अब हमें इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज करना है मैंने, अब मीटर से सेंटीमीटर में आऊंगा तो क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। वेरी गुड। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो मुझे फिर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000 से मुझे उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये मीटर स्क्वायर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है। ऊपर कितने सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब, नीचे सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो ये भी मैथमेटिक्स का एक रूल है, जिसमें अगर आपकी बेस जो है वो सेम है, यानी ये सेंटीमीटर है ना, नीचे भी सेंटीमीटर है, बेस सेम है, और ये बेसेस आपस में डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी जो पावर होंगी वो माइनस हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे अगर डिवीजन में निकाल दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, यानी सेंटीमीटर क्यूब डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 3 + 2 हो जाएगा, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं पावर्स, डिवीजन में माइनस हो जाती हैं। ओके, अगर ये तरीका मुश्किल लगता है तो उससे भी अच्छा तरीका एक है, जिसमें आप इसको इस तरह से कंसिडर कर सकते हो। सेंटीमीटर क्यूब है, नीचे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप ऊपर इस तरह लिख लो, सेंटीमीटर डॉट सेंटीमीटर डॉट सेंटीमीटर, बटे में भी सेंटीमीटर डॉट सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर ऊपर वाले 2 सेंटीमीटर से कट जाएंगे, तीसरा बाकी बच जाएगा। ठीक है। तो आखिर में आपके पास अब ये 3 जीरो जो है, ये इन 3 जीरो से कैंसिल हो गए, और 12 को 1,000 पे डिवाइड करो तो 0.012 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। अब WFT तो चाहिए मुझे माइक्रॉन्स में, ये वैल्यू आ रही है मेरी सेंटीमीटर में। अब मैंने सेंटीमीटर से जाना है किधर, माइक्रॉन्स में। अब पहले क्या करूंगा, पहले सेंटीमीटर से आऊंगा मिलीमीटर में, फिर मिलीमीटर से जाऊंगा माइक्रॉन्स में। ऐसे ही है। अब सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूं, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में। 1000। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है। ये देख लो जरा, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है, सिर्फ एक जीरो का। तो दैट मीन्स मेरा 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के इक्वल है। ठीक है। 10 मिलीमीटर होंगे ना, तो इस 10 को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा ना सेंटीमीटर से, 100 सेंटीमीटर से, तो तब जाके मेरा 1,000 मिलीमीटर कंप्लीट होगा।
और तब 1 मीटर बनेगा। क्लियर? तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? 10 से। और फिर अगली चीज आ जाती है, अब मिलीमीटर से जाना है माइक्रोन में। तो 1 मिलीमीटर बराबर है 1000 माइक्रॉन्स के। ऐसे ही है। तो 10 ये और 1000 ये। ठीक है, कितना हो गया? अगेन 10,000। पहले मैंने सेंटीमीटर से मिलीमीटर में आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मिलीमीटर से माइक्रोन में आने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो 10 × 1000 कितना हो गया? 10,000। और 10,000 से आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज WFT, दैट इज 120 माइक्रॉन्स। सर इसका और कोई तरीका है शायद? नहीं बेटा, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये सिर्फ आपने यूनिट याद रखनी है। यूनिट याद रखेंगे तो कन्वर्जन इजीली कर लेंगे। और ये कौन सा कोई बड़ी लंबी चौड़ी कन्वर्जन है? छोटी सी कन्वर्जन है बस। सर ये 0.012 सेंटीमीटर आया है। हाँ, इसको इसको मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, क्योंकि मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ सेंटीमीटर से मिली सॉरी माइक्रोन्स में। मैं डायरेक्ट सेंटीमीटर से किधर आ रहा हूँ? ये क्या यूनिट है? माइक्रोन्स। ठीक है। अगर मैं इससे पहले आता ना मिलीमीटर में, तो फिर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता तो ये 0.12 क्या बन जाता? मिलीमीटर। उसके बाद फिर हम और उसके बाद आप 1000 से मल्टीप्लाई करते तो फिर ये 120 माइक्रोन्स बनता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट उसको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर आपने दिया। 1010 को पहले हाँ मल्टीप्लाई जी, किया। 1000 और 10 को मल्टीप्लाई करके 10,000 बनाया, और उसको इस 0.012 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 120 माइक्रोन्स में चेंज हो यहाँ गया। पे हम यही ध्यान में रख रहे हैं कि हमें 10,000 से मल्टीप्लाई करना है जो भी अमाउंट है। दैट्स इट। तो हम वो भी सेंटीमीटर की जो है इधर सेंटीमीटर की जगह की और यूनिट भी हो सकता है। नहीं। इधर सेंटीमीटर ही आएगा हमेशा। उसके बाद जो ये फॉर्मूलाज आ रहे हैं, ये तो आपके लिए बहुत ईजी है। WFT इज इक्वल टू DFT और वॉल्यूम सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना। तो इसमें उसने आपको सारी वैल्यूज दी हुई हैं। DFT भी दे देगा, वॉल्यूम सॉलिड भी दे देगा। आपने DFT की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम सॉलिड की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, और उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इसमें ये ऊपर माइक्रोन्स में दी हुई है सर। बेटा ये माइक्रोन्स में ही आएगी ना। हम्म। अगर ये माइक्रोन में आ रही है तो ये भी माइक्रोन में ही आएगी ना। WFT निकाल रहे हो, और WFT के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, DFT चाहिए और वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट चाहिए। तो वो दोनों वैल्यूज उसने दे दी हैं। सिंपली फार्मूला में बस वैल्यूज पुट करनी है बस, और कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो समझाया जरा। क्वेश्चन क्या, व्हाट डब्ल्यूएफटी वुड बी नीडेड। What WFT would be needed to give 50 माइक्रोन DFT? कि कितनी WFT लगाएंगे तो मुझे 50 माइक्रोन DFT मिलेगी, यूजिंग पेंट, वो पेंट यूज करके जिसमें वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट कितना है? 65%। ठीक है। तो उसके लिए ये कैलकुलेशन करेंगे तो एंड पे आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इतनी WFT आप अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्टिंग ये DFT मिल जाएगी। देन अगेन यहाँ पे ये DFT के लिए अब कितनी डीएफटी। what would be DFT if paint with a volume solid content of this was applied at 120 microns? तो अब आपने सिंपली DFT निकालनी है कि अगर हम इतनी थिकनेस की लेयर लगाते हैं तो रिजल्टिंग DFT क्या आएगी, जबकि पेंट के अंदर वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट कितना है? 45%। तो ये 54 आएगा। अब कहते हैं व्हाट वुड बी द वॉल्यूम सॉलिड ऑफ पेंट if it was applied at WFT of 110 and the DFT was 63 microns? तो इसके लिए सिंपली कैलकुलेशन है, DFT ऊपर WFT नीचे रखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 से।
तो ये कंटेंट आ जाएगा आपका वॉल्यूम सॉलिड का। ओके। और लास्ट फॉर्मूला है यहाँ पे, कैलकुलेशन फॉर पेंट वॉल्यूम इन लीटर्स। पेंट को लीटर्स में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दैट इज एरिया मल्टीप्लाइड बाय WFT डिवाइडेड बाय 1000। अब इसके लिए वो आपको जो क्वेश्चन में वैल्यूज देगा, वो वैल्यूज क्या क्या देगा। वो हमें इतना सीधा तो होगा नहीं कि आपको डायरेक्ट एरिया दे दे और WFT भी बता दे और आप कैलकुलेट कर लो, नहीं। वो आपको एरिया में से मोस्ट प्रोबेबल आपके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे दैट विल बी रिलेटिंग टू सर्कुलर एरिया। ओके, सर्कुलर एरिया। तो सर्कुलर एरिया के लिए मोस्टली वो पाइप्स यूज होते हैं, पाइप्स का सर्कुलर एरिया होता है। और WFT के लिए वो आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, इसके लिए आपको वो वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट दे देगा, DFT दे देगा। ठीक है। और इस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए माइट पॉसिबल कह दे कि फाइंड द, और या कैलकुलेट द वॉल्यूम इन लीटर्स ऑफ अ पेंट हैविंग अ सर्कुलर एरिया विद रेडियस, रेडियस दे दे या डायामीटर दे दे, या रेडियस दे देगा या डायामीटर दे देगा। अब जरा मुझे ये बताओ, लेट्स से ये मेरे पास एक सर्कल है। ये पॉइंट क्या है? रेडियस रेडियस और है ना। और अब ये क्या है? डायामीटर। तो डायामीटर कितना होता है रेडियस का? डायामीटर दुगना होता है, D = 2R, और R = D/2। ठीक है। ये A की फॉर्मूला है, आप यहां से देख लो। D = क्या है? 2R। ऐसे ही है ना। तो R को उधर ही रहने दो। R = क्या हो जाएगा? D के बटे में आ जाएगा 2, तो D/2। ओके। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है? A = π × R², π × R²। अब लेट्स से मुझे वो रेडियस दे देता है 5 का। रेडियस क्या दे देता है? 5 का। तो मैं डायरेक्टली इसको वैल्यू में पुट कर लूंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा इजी होगा। लेकिन अगर वो मुझे डाया दे देता है, लेट्स से 15 मीटर डाया दे देते हैं। कितना? 15 मीटर उसने मुझे दे दिया डाया। डायामीटर अगर इतना दे देता है तो उसका रेडियस कितना होगा? R = D/2, हाफ कर दो तो कितना आ गया? 7.5। पाई की वैल्यू होती है। हाँ जी। अभी लेट्स से हम यहाँ पे वैल्यू जो अज्यूम की है उसी को लेते हैं। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में रखो 5 और उसका स्केयर, ऐसे ही है। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, कितना आ गया? 25। ये आ गया मेरे पास 78.5 मीटर स्क्वायर। ओके। अब इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, ये आ गया मेरा एरिया, ये एज इट इज रहेगा। अब अगली चीज मैंने कैलकुलेट करनी है WFT। ठीक है। WFT कैलकुलेट करनी है। WFT किस तरह से कैलकुलेट करूंगा? मुझे दो वैल्यूज चाहिए। वो वैल्यूज आएंगी मेरे पास, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम सॉलिड का कंटेंट मुझे दे देता है
67%। कितना दे देता है? और डीएफटी मुझे दे देता है 70 माइक्रॉन्स की। ओके, अब फॉर्मूला लगाओ डब्ल्यू एफ टी का। डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल टू, DFT ये हो रही नहीं आया था। बेटा वो तब आपने यूज करना है जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी, वॉल्यूम और एरिया उसने दिया होगा, तब वी ओवर ए लगाओगे। जब उसने ये दोनों चीजें दी हुई हैं, तो अब जो आपको फॉर्मूला बताया था, वी एस इज इक्वल टू डी एफ टी ओवर डब्ल्यू एफ टी मल्टीप्लाइड बाई 100, आप वो वाला फॉर्मूला पुट करोगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल टू, डी एफ टी मल्टीप्लाइड बाय DS 100 डिवाइडेड बाय वी एस, ऐसे ही है। तो अब यहाँ पे रखो डब्ल्यू एफ टी इज इक्वल टू, डी एफ टी कितनी है? 70 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉलिड कितना है? 67। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करो, 7000 को डिवाइड करो 67 पे, कितना आ गया? 104.47। सो राउंड ऑफ करके इसको 0.5 करो, 0.5 माइक्रॉन्स। अच्छा, एरिया भी आ गया, डब्ल्यू एफ टी भी आ गई। अब आ गया आपका मेन फार्मूला। अब ज़रा इसका वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम इन लीटर्स। वी इज इक्वल टू कितना आएगा? अब ज़रा कैलकुलेशन करेंगे, 78, जो 104 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करें 78.5 से, 78.5 डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइड कर दो 1000 पे इसको, 8.20 सो 8.2 लीटर्स ऑफ पेंट। ओके, वी विल नीड 8.2 लीटर्स ऑफ पेंट। ओके, सिर्फ यही कैलकुलेशन है इसकी। इसमें आपने ना तो कोई यूनिट्स की कन्वर्जन करनी है, ना और कुछ करना है, सीधी सीधी वैल्यूज आपको गिवन है। जो वैल्यूज हैं उनको आपने सिंपली निकालना है और इस फॉर्मूला में रख के मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ये आपको वैल्यू दे देगा। ओके, सो ये कैलकुलेशन है पेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इन लीटर्स। क्लियर? तो ये पाई कैसे निकाला था आपने? लगे पाई की वैल्यू 7.5 होती है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अच्छा। उसको डिवाइड कर लो तो 3.14 आ जाता है। ओके, Assalamu alaikum everyone, hope you all are doing well. This is me, Mohammad Ibrahim, your tutor for BKS Grade 2 course. So, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिस्ट्रक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ऑन पेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट गेजेस के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इस टाइप की जो गेजेस हैं ये डैमेज कॉज करेंगे टू द फिल्म विच देन नीड्स टू बी रिपेयर्ड, जिसको बाद में आपको रिपेयर भी करना पड़ेगा। सो फॉर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड अ मैग्नेटिक गेज टू बी यूज्ड to measure a coating, including micaceous iron oxide.
सो कहते हैं कि अगर स्पेसिफिकेशन रिक्वायर करती है कि एक मैग्नेटिक गेज को भी आप यूज़ करें, एक कोटिंग ऐसी हो जो कि लाइक मिकेशियस आयरन ऑक्साइड वाला मटेरियल है, आप इस कोटिंग को जज करें किससे, मैग्नेटिक गेज से। तो इन थ्योरी इट कांट बी डन, ऐसा हो नहीं सकता। रीज़न है उसकी कि मिकेशियस आयरन ऑक्साइड जो है वो मैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक गेज को हम मैग्नेटिक कोटिंग पे अप्लाई नहीं करते हैं, राइट। क्योंकि मुझे मैग्नेटिक गेज को लगाने के लिए नीचे सबस्ट्रेट भी मैग्नेटिक चाहिए, नीचे वाला सबस्ट्रेट भी मैग्नेटिक, ऊपर लगी कोटिंग भी मैग्नेटिक, उसके ऊपर गेज लगाओगे वो भी मैग्नेटिक। तो रीडिंग डिस्टॉर्ट कर जाएंगी, रीडिंग आपको एक्यूरेट नहीं मिलेंगी, and would cause error in the reading. In this instance, a destructive test gauge might be specified, or it may be required to monitor closely the WFT and calculate as above the DFT. हम यूज करते हैं PIG गेज, पेंट इंस्पेक्टर गेज। सो दिस वन इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव गेज, a रेफरेंस लाइन ऑफ कंट्रास्टिंग कलर। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर देता हूँ, पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए इसके बारे में कि ये गेज है क्या। उधर भी सारे ने ग्रुप में करते हैं। Loosen the screw of battery cover with a hexagon wrench. सबसे पहले आप इस गेज को, ऊपर एक स्क्रू लगा होता है, वहां से आपने स्क्रू को लूज करना है और इसके अंदर बैटरी इंसर्ट करेंगे और उसके बाद अगेन इसको ऊपर लगा के स्क्रू को आपने टाइट कर देंगे। Relock after putting the battery. Put sample on a smooth table. Use black marking pen, draw a line on coating layer surface as mark line. तो आप करेंगे क्या इसके लिए, आपका जो भी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के ऊपर आपने एक ब्लैक मार्कर लेके उसे एक लाइन लगा देनी है। लाइन लगाने के बाद इस गेज के अंदर डिफरेंट कटर्स इंस्टॉल होते हैं डिफरेंट एंगल्स पे। तो आप अपने रिक्वायर्ड एंगल का कटर जो है उसको लेके आएंगे। एक स्क्रू होता है, उससे आपने बटन को पुश किया और कटर को चेंज करने की ऑप्शन होती है। जैसे ही आप उस कटर को चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद आपने इसको रख के अपने सबस्ट्रेट को कट लगाना है, ठीक है। और कट किस तरह से लगाएंगे, इसके नीचे व्हील्स होते हैं और ऊपर डायरेक्शन दी होती है, एरो का सिंबल होता है। तो जिस तरह एरो का सिंबल होगा आप उसी डायरेक्शन में इस तरह से रख के इसको कट लगाएंगे। और कट किस तरह का लगना चाहिए, कट इस तरह से लगना चाहिए कि वो नीचे सबस्ट्रेट तक को कट करे। सिर्फ ये नहीं कि कोटिंग को कट करे, वो नीचे सबस्ट्रेट तक कट करना चाहिए। Press the nut for loosening cutter holder, then rotate cutter holder. Select the appropriate angle of the cutter according to the thickness of the sample. Put the cutter and guiding wheels on the sample perpendicular according to the arrow shown on the instrument. Make a horizontal scratch which is perpendicular to black mark line. The operator has to apply a downward force. ओके, और ये जो कट आपने लगाना है, जिस जिस साइड पे या जिस एक्सिस पे रख के आप लाइन लगाएंगे ब्लैक मार्कर से, उसके ऑपोजिट लगेगी ये। यानी ऑपोजिट जो भी आपका एक्सिस होगा उसके लिए। अगर आप एक्स एक्सिस पे इस तरह या हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रा कर रहे हो तो वर्टिकली आपने उसको कट करना है, ठीक है। When scratching, ensure this scratch cut through the coating down to the substrate. Reposition the instrument with eyepiece up and aim objective lens at scratch with scratch direction. Make the intersection of scratch with mark line be right under of objective lens. Turn on power switch in the LED light. Rotate adjusting focus nut to left or right. इसके नीचे
एडजस्टिंग Till मतलब can उसे observe आपकी sample surface clearly. सरफेस को देखना होता है, बिल्कुल क्लियरली आपको नजर आनी चाहिए। Rotate eyepiece left or right till can observe measurement scale clearly. Find intersect. और इसके अंदर ही आईपीस के अंदर एक स्केल इंस्टॉल होता है। उसके लिए भी आप आईपीस को भी लेफ्ट या राइट मूव करेंगे जब तक कि वो स्केल जो है आपको बिल्कुल क्लियरली विजिबल ना हो जाए। Section of scratch with mark line from eyepiece. Move instrument slowly. Make measurement scale be parallel to mark line. Find the line which substrate intersect with cut. अब इसमें हम इस स्केल को इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि जहां तक कट लगा हुआ है उसमें सबस्ट्रेट वाला हिस्सा इंक्लूड नहीं होगा। जो कट नीचे डाउन सबस्ट्रेट तक लगा हुआ है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। उसके साथ कुछ छीला हुआ हिस्सा होता है जहां पे आपने ज़ीरो को एडजस्ट किया और चेक किया कि उस स्केल की ज़ीरो से लेके कहाँ तक आगे रीडिंग उस ब्लैक मार्कर की जो लाइन कट हुई हुई है वहां तक जा रही है। इसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो इसमें कुछ हिस्सा जो है वो अनअफेक्टेड आपके पास आएगा पेंट कोटिंग का। कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैक मार्कर लाइन का आएगा। एंड कुछ हिस्सा होगा जो कि स्क्रैच हुआ होगा, वो पेंट कोटिंग का आएगा। और कुछ हिस्सा जो है वो सबस्ट्रेट का होगा जिस पे कुछ भी नहीं आएगा। राइट। सो यहाँ पे अगर आप देख सकें तो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ज़ीरो से लेके आगे 54 तक ये 54 डिवीजन्स जा रही हैं। 0 to 1 तक 10 डिवीजन्स, 1 to 2 20 30 40 50 एंड 54। सो 54 तक ये टोटल डिवीजन्स आ रही हैं। और ये जो इंसिजन हमने की है, ये जो स्क्रैच लगाया है, ये 84.3 डिग्री का कटर था जिससे ये कट लगा हुआ है। तो आपको एक चार्ट भी गिवन होता है जिसपे कि इसकी मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर होता है कि अगर इस कटर से आपने किसी कोटिंग को कट किया है तो उसकी जो डिवीजन है आप उसको किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी फैक्टर आएगा उसे मल्टीप्लाई करने पे आपको आपकी डीएफटी मिल जाएगी। सो Cut लेट्स सी। coating layer and the line which cut coating layer intersect with black remark line. Show means 10 small scale division. Apply number of small scale division marked on the cutter. As shown pic. B black remoting layer. It is shown picture line 1 and line 2 is 54 small divisions and this incision is made by number 4 cutter 84.3 degree. So the fact coating layer thickness equals तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिवीजन्स कितनी आई 54। और इस कटर का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है दैट इज 2 माइक्रॉन्स। तो आप जब इसको 2 माइक्रॉन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास कितनी थिकनेस आ जाएगी? 54 × 2 108। सो 108 माइक्रोन मीटर जो है वो मेरी ड्राई फिल्म थिकनेस है। क्लियर? इस मीटर डीएफटी कैसे पता? जी। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव गेजेस के अंदर आती हैं इलेक्ट्रॉनिक गेजेस हैं, मैग्नेटिक गेजेस हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो दो प्रिंसिपल्स पे काम करती हैं। उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है और एडी करंट का प्रिंसिपल भी है, और ये ऑटोमेटिक गेजेस हैं। इसमें सिर्फ आपके लिए आती हैं दो प्रोब्स। ये आपका सेट होगा, उसके अंदर दो प्लेसेस होती हैं प्रोब लगाने के लिए। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए, एक मैग्नेटिक मैग्नेटिक हो गया, और दूसरा एडी करंट के लिए। तो ये गेज जो है वो ऑटोमेटिकली अपना प्रिंसिपल जो है वो चेंज कर लेता है। आप जो भी प्रोब अटैच करोगे गेज के साथ, गेज ऑटोमेटिकली उसी प्रिंसिपल पे काम करना शुरू कर देगा। राइट। इसकी रिपोर्टेड एक्यूरेसी कितनी है? ±0.5%, 0.5%। तो ये एक्यूरेसीज आपको गेजेस की याद होनी चाहिए। ये सर किस गेज की है? इलेक्ट्रॉनिक गेज। तो एक्यूरेसी मतलब यानी कितने परसेंट टेस्ट एक्यूरेट देती है? नहीं, इसमें डिफरेंस कितना अप और डाउन हो सकता है। सिर्फ जो यानी 0.5? रीडिंग आती है तो ये 0.5, जो भी रीडिंग आएगी उससे +0.5 हो सकती है या
माइनस में जा सकती है। ठीक है। मैग्नेटिक गेज इनमें आती है टिनस्ले पेंसिल, जिसको हम पुल ऑफ गेज या समटाइम फॉरमैन्स गेज भी कहते हैं। ये अक्सर औकात आपको पेंटर्स के पास देखने को मिलेगी, या जो गाड़ियों की भी सेल परचेज का काम करते हैं उनके पास भी एक पेन टाइप गेज वो होती लगा है। के चेक ठीक है, करते जिसको लगा के वो चेक करते हैं कि पेंट की थिकनेस कितनी है। लेकिन इस गेज की एक्यूरेसी कोई ज़्यादा खासी नहीं होती। हैं। ±15% इसकी एक्यूरेसी है। यानी जो भी वैल्यू होगी उसका 15% अबव भी हो सकता है, उससे डाउन भी हो सकता है। नॉट मच एक्यूरेट, बट यस दिस वन इज यूज्ड फॉर चेकिंग पेंट डीएफटी। और किस पे करेंगे इसको, अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया कि मैग्नेटिक गेजेस को अगर यूज करना है तो फिर आपका पेंट कौन सा होना चाहिए, नॉन मैग्नेटिक। और नीचे जो आपका सबस्ट्रेट होना चाहिए वो मैग्नेटिक होगा, और गेज आपकी भी मैग्नेटिक है। ठीक है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट आपका मैग्नेटिक नहीं है ना, तो गेज ऊपर नहीं चिपकेगा। गेज का जो मैग्नेट है उसने होल्ड करना है आपके सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके। सर पेंट मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक है वो कैसे देखेंगे? पेंट की स्पेसिफिकेशंस, देन अच्छा इसमें होता क्या है, इसके ऊपर बिल्कुल ना एक स्प्रिंग लगा होता है, स्क्रू होता है, जिसको आपने टूट टाइट करना होता है। जैसे जैसे आप उस पर टेंशन बढ़ाते जाएंगे, ये मैग्नेट जो अटैच हुआ होता है, एक टाइम आएगा टक करके आपको आवाज आएगी जब इसने उसे कनेक्शन अपना ब्रेक करना है। तो वहां पे कर्सर लाइन इसकी जहां पे जाके स्टॉप करेगी वो आपकी डीएफटी कंसिडर की जाएगी। इसी तरह हॉर्सशू गेज जो है, इसको भी हम किसके लिए यूज करते हैं, नॉन फेरस मेटल्स वगैरह को चेक करने के लिए। नॉर्मली इसको हॉट सबस्ट्रेट पे यूज किया जाता है। इसको हॉर्सशू इसलिए कहते हैं, इसकी शेप उसी तरह की बनी होती है। और नीचे इसके आपको दो मैग्नेटिक पोल्स ये नजर आ रहे होंगे, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको सबस्ट्रेट पे ऐसे रखा जाता है, और पीछे इसके जो ये वाइंडिंग के लिए एक बड़ा सा स्क्रू नजर आ रहा है आपको, इसको रोटेट किया जाता है। जैसे ही टाइट करेंगे अगेन इसके साथ भी वही प्रोसेस होगा, और ऊपर इसका जो कर्सर इंडिकेटर है वो जहाँ पे जाके स्टॉप करेगा, इसकी भी रीडिंग वो कंसिडर की जाएगी। ओके। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, ±10%। एक्यूरेसी जो है ये आपको सभी केसेस की याद होनी चाहिए। ±10% इसकी एक्यूरेसी है। देन एक मैग्नेटिक गेज, जिसको हम बनाना गेज कहते हैं, इसको नॉर्मली ऑफशोर पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑफशोर पे अगर कोई मैग्नेटिक गेज यूज़ होती है तो दैट इज़ बनाना गेज। तो नॉन फेरोमैग्नेटिक कोटिंग और फेरोमैग्नेटिक सबस्ट्रेट, ये सभी मैग्नेटिक गेजेस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपका जो पेंट है वो नॉन फेरस होना चाहिए, जबकि जो सबस्ट्रेट है वो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आ जाए टेस्ट फॉर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। पेंट की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हमें ऑब्वियसली उस पर कुछ डैमेज इन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, डैमेज करना पड़ेगा उसको। तो मटेरियल की रेजिस्टेंस टू अब्रेजन जो है उसको हम किस तरह देखेंगे। एक टेबल रोटरी अब्रेसर होता है, डिस्क पेंटेड विद मटेरियल टू बी टेस्टेड आर रोटेटेड अंडर स्पेशल अब्रेडिंग व्हील्स। अभी आपने देखा होगा सीडीज वगैरह को क्लीन करने के लिए बफ लगवाते थे, लेकिन उसमें तो वो बड़ा सॉफ्ट सा मटेरियल होता है जो बफ लगाता है, यानी उसको क्लीन करता है। अब यहाँ पे जो है वो बड़ा खुरदरा मटेरियल होगा। ये व्हील है जिसके ऊपर कार्बोरंडम की लेयर है, और कार्बोरंडम जो है वो, या सैंड पेपर आप कह लें, सैंड पेपर, तो ये क्या है, अब्रेसिव है। तो ये अपग्रेड करेंगे, यानी सैंपल अगर आप इनके नीचे रखेंगे, ये व्हील रोटेट करते हुए उसके ऊपर जब लगेगा, उससे रगड़ खाएगा तो उसको डैमेज करेगा आपकी कोटिंग को। तो हमें चेक करना है कि कितना डैमेज या कितनी थिकनेस रिड्यूस हो रही है पेंट की। ओके।
फिर हार्डनेस अगर देखनी है तो एक फुलक्रम होता है और उसके साथ वेट अटैच होता है, आपके सैंपल को इस तरह डायरेक्ट हिट करवाई जाती है और चेक किया जाता है कि वो वेट जो है आपके पेंट के अंदर जाके पेनिट्रेट करता है या नहीं करता। क्योंकि हार्डनेस क्या होती है? रेजिस्टेंस टू इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होती है? किसी भी आउटर मेंबर की फोर्स लगाना आके या डैमेज करने की कोशिश करना, लेकिन आपका मटेरियल उस डैमेज को जब रेजिस्ट करेगा, इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हार्डनेस। तो इसका क्राइटेरिया यही है कि जो भी फुलक्रा या वेट है वो पेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। फ्लैक्सिबिलिटी अगर चेक करनी है तो उसके लिए आपके जो पेंटेड सैंपल्स होते हैं उनको एक कॉनिकल मैंड्रल्स होते हैं, उनके गिर्द इस तरह रोटेट किया जाता है। अब रोटेट करने पे जो आपका मटेरियल है वो तो बेंड हो जाएगा, लेकिन पेंट के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो इस तरह स्ट्रेट है तो जैसे ही मैं उसको अगर बेंड करता हूँ उसके अंदर दरारें पड़नी शुरू हो गई, तो वो पेंट सही नहीं है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है। अभी आजकल तो आप लोग नॉर्मल एड्स भी देखते होगे ना कि दीवार में दरार आ जाती है, लेकिन पेंट में दरार नहीं आती। पेंट की वो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए ये कॉनिकल मैंड्रल्स होते हैं। और ये टेस्टिंग किस तरह की जाती है? अकॉर्डिंग टू BS 3900 पार्ट E1। ओके। फिर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक करनी होती है कि पेंट के ऊपर इम्पैक्ट अगर होगा, सडन सडन कोई चीज़ आके हिट करती है, तो सडन हिट दो तरह से हो सकती है। एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है, एक इनडायरेक्ट है। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे लिया जाता है? आपका ये सैंपल पड़ा हुआ है, एक सर्टेन हाइट से 1 kg का वेट जो है उसको लिफ्ट करके छोड़ा जाएगा, वो आके डायरेक्ट आपके सबस्ट्रेट के ऊपर लगेगा। ठीक है। या फिर इनडायरेक्ट है कि उसी सैंपल को, पेंटेड साइड को आप ऑपोजिट साइड पे कर दें। अब वेट को जैसे ही आप छोड़ेंगे वो आके इसको हिट करेगा, नीचे वाली साइड जो है वो सरफेस भी हिट करेगी इसको, ये सरफेस भी हिट करेगी। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डैमेज। तो ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट डैमेज करवा के चेक किया जाता है क्या पेंट आपका डैमेज होता है या नहीं होता। फिर एक्सेलरेटेड टेस्टिंग की टेक्निक्स है। अब पेंट मैन्युफैक्चरर्स इतना को 3-3 4-4 साल वेट तो नहीं करेंगे ना कि किसी के पास पेंट अप्लाई करवा दिया या किसी कंपनी से आपने पेंट दे दिया उनको और उनको बोला कि ये लें जी हमारा पेंट बहुत अच्छा है, आप लगा के चेक करें, और उसके बाद आपने हमें रिव्यूज देने हैं कि हमारा पेंट कब जाके खराब हुआ है या इसमें क्या क्या खराबियां आ रही हैं। तो ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता। पेंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो कुछ महीने तो वेट कर सकते हैं, लेकिन साला साल वेट नहीं किया जा सकता। उन्होंने प्रोडक्ट बना के उसको मार्केट में लॉन्च करना है, राइट। सो उसके लिए एक्सेलरेटेड टेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिसमें डिफरेंट चैम्पर्स बने हुए हैं। फर्स्ट है ह्यूमिडिटी कैबिनेट। ह्यूमिडिटी कैबिनेट में ह्यूमिडिटी बहुत हाई होती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, और टेम्परेचर अराउंड 55 डिग्रीज रखा जाता है और चेक किया जाता है। फिर सॉल्ट स्प्रे कैबिनेट है जिनमें आपके सैंपल्स पे सॉल्ट को स्प्रे किया जाता है और चेक किया जाता है कि सॉल्टी इन्वायरमेंट पे ये पेंट किस तरह की परफॉर्मेंस देगा। वाटर सोक टेस्ट, आप अपने सैंपल का पहले वेट करेंगे, उसके बाद उसको आप वाटर बाथ में इमर्स करवा देंगे। इमर्स करवाने के बाद उसको निकालें बाहर, साफ करके दोबारा वेट करें। अगर तो अब उस वेट में चेंजिंग आ रही है तो दैट मीन्स कि आपका पेंट जो है वो वाटर अब्सॉर्बेंट है। ओके। तो ये पहले ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कैबिनेट्स ये ट्रॉपिकल कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमें पेंट अप्लाई करने में भी मुश्किल या दुश्वारी पेश आती है। ऐसी जगहों पे पेंट, जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, हवा में नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट जो है वो कम हो जाता है, रिटार्डेशन आ जाती है। टेम्परेचर बहुत हाई है तो उस पे भी इस तरह के जो है ना चांसेस हो जाते हैं फिर कोई ना कोई डिफेक्ट आने के। ठीक है। नॉर्मली 90% से अबव तो वैसे ही हम करवाते ही नहीं है पेंट। 90% से अबव ह्यूमिडिटी पे पेंट नहीं करवाते। ये एक नहीं, नॉर्मली सभी स्पेसिफिकेशंस में जितनी भी पेंटिंग की बनती हैं उनमें 90% से अबव अगर ह्यूमिडिटी चली गई तो रेट जो है वो इवेपोरेशन का रिटार्ड हो जाता है। तो हम इसको फिर पेंट एप्लीकेशन नहीं करवाएंगे। टेम्परेचर साइक्लिंग
टेम्परेचर साइक्लिंग में क्या करेंगे, पेंट को टेस्ट किया जाता है, पेंट के अंदर कितनी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है। अब हीट करने पे मटेरियल तो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, लेकिन पेंट के अंदर अगर एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन यानी फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो क्या होगा, मटेरियल जब एक्सपैंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो पेंट में दरारें पड़ेंगी, क्रैकिंग आना शुरू हो जाएगी। चेक किया जाएगा कि पेंट आया, जो दिन या रात में मौसम की तब्दीली आती है या वैसे जो आपकी सबस्ट्रेट में से जो भी चीज़ या कोई मटेरियल गुजरने वाला है उसकी नेचर क्या है, उसके हिसाब से पेंट उसको बर्दाश्त करेगा या नहीं करेगा। राइट। देन प्रोहियन टेस्टिंग। प्रोहियन टेस्टिंग में पेंटेड सैंपल के ऊपर एक प्री डैमेज बनाया जाता है एक्स की शेप में। एक एक्स इस तरह से बना दिया, और हर एक्स की लेंथ कितनी होगी, 50 मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर की दो लाइंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स रखेंगे, और 3% सॉल्ट वाटर सोल्यूशन बना के उसको स्प्रे करवाएंगे ऑन टू द प्लेट फॉर 60 मिनट्स, और फिर उसको स्टॉप कर देंगे अगेन 60 मिनट्स के लिए। 60 मिनट्स कंटिन्यूसली स्प्रे कराएंगे। जी, कॉन्टिन्यूसली। 60 मिनट के लिए फिर छोड़ दिया, फिर आपने 60 मिनट के लिए स्प्रे, यानी एक एक घंटे का टेन्योर होगा। 1 घंटा स्प्रे चलेगा, 1 घंटा रेस्ट, फिर 1 घंटा स्प्रे, फिर 1 घंटा रेस्ट। कितनी दफा? अराउंड 1000 आवर्स, यानी उसमें 500 घंटे स्प्रे होगा, और 500 घंटे के लिए उसको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, इसको अंदर वैसे क्यों छोड़ देते हैं पता है? ताकि रिएक्शन होने को टाइम मिल जाए। अगर सॉल्ट वाटर सोल्यूशन है तो पेंट अगर सॉल्ट रेजिस्टेंट नहीं है या सॉल्ट कंटेमिनेशन बर्दाश्त करने वाला नहीं है तो फिर उस पर रिएक्शन होगा। और उसके बाद उस पे क्या होगा, ब्लिस्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो कहता है कि ऑन एग्जामिनेशन आफ्टर 1000 आवर्स, 1 घंटे के बाद, देयर शैल बी नो ब्लिस्टरिंग और अंडरकट आउटसाइड अ 3 मिलीमीटर बाउंड्री ऑन ईच साइड ऑफ द प्री डैमेज। यानी वो जो आपने एक्स बनाया हुआ है ना, उस लाइन के किसी भी एरिया पे 3 मिलीमीटर से बाहर वाली साइड पे कहीं पे कोई डैमेज, कोई ब्लिस्टर मौजूद नहीं होना चाहिए। फिर पेंट की ड्राइंग और क्योरिंग, कि पेंट आपका ड्राई हो चुका है या नहीं हो चुका, उसको चेक करने के लिए हमारे पास टेस्ट हैं। बेलूटनी टेस्ट है और बीके ड्राइंग टाइम रिकॉर्डर है। तो इसमें पहले आपको मैं बेलूटनी टेस्ट की वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो देखें। इसको बलूटनी क्यों कहते हैं? बलूटनी जो है वो छोटे छोटे ग्लास के बॉल्स होते हैं, स्फेरिकल शेप में ग्लास के बॉल्स होते हैं, और इनकी हमने स्क्रीनिंग करनी होती है हमारी स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है। तो सीव्स होती हैं डिफरेंट माइक्रोन्स की, तो उन जालियों में से गुजार के हम अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की सीव में से इसको सेलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद आपने अपने सैंपल पे पेंट करना है। पेंट करने के बाद आप क्या करेंगे, वक्तन फवक्तन थोड़े थोड़े करके इन बलूटनी बॉल्स को आप ऊपर ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद आप उसको चेक करोगे कि वो चिपक रहे हैं या नहीं चिपक रहे पेंट के साथ। वो अगर तो चिपक रहे हैं तो दैट मीन्स कि अभी तक आपका पेंट जो है वो पूरी तरह से ड्राई नहीं हुआ। ठीक है, तो हमने उस लास्ट टाइम तक ऑब्जर्व करना है इसको, जहाँ पे जाके अब बलूटनी बॉल्स जो हैं वो चिपक नहीं रहे हैं। आइदर आप उसको किसी चीज से ऊपर स्प्रिंकल कर रहे हैं तो अब वो स्टे नहीं कर रहा, या ब्रश से आप उसको झाड़ के देख रहे हैं ना तो वो उतर रहे हैं ना बॉल्स, अगर दैट मीन्स कि अब आपका जो क्योरिंग टाइम है वो आ चुका है। ओके।
ओके जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो आ रही है दैट इज फॉर बीके ड्राइंग टाइम रिकॉर्डर्स। तो ये ऑटोमेटिक पेंटिंग एप्लीकेशन होती है इसमें। तो डिफरेंट पेंट्स को एट अ टाइम उसका क्यूरिंग टाइम चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट पेंट्स को अप्लाई करते हैं पहले इसी सेट के ऊपर। बड़ी मशीन है, तो इसके ऊपर आप पेंट को अप्लाई करेंगे। उसके बाद नीडल्स होती हैं, नीडल्स आपने लगा के, या स्टाइलस जिसे कहते हैं, स्टाइलस के ऊपर आपने स्पेसिफिक वेट जो होता है उसको ऐड कर दिया, और उसके बाद ये टेस्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। जब स्टार्ट करेंगे तो वो स्टाइलस इसके साथ साथ आगे मूव करती जाएगी, मूव करते करते, और इसका ट्रैवल बहुत स्लो होता है। जब वो मूव कर रही होगी, ऊपर वेट ऐड है, तो ये हिलेगी नहीं और आगे पेंट के अंदर स्क्रैच करती जाएगी। ठीक है। तो हमने कहाँ तक इसको चेक करना होता है, वो लास्ट टाइम या वो लास्ट प्लेस जहाँ तक उसने पेंट को स्क्रैच किया हुआ है, उसके अगेंस्ट टाइम दिया होता है घंटों में। उसको हम देख लेंगे कि पेंट कितने घंटों में जाके क्यों। लाइट इंटेंसिटी चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट स्क्रैचेस हैं, और इनकी लेंथ्स में फ़र्क आ रहा है। हर पेंट एक तरह से जो है वो ड्राई नहीं हो रहा। कुछ पहले हो रहे हैं, कुछ में स्क्रैचेस जो हैं वो पहले ही फिनिश हो रहे हैं, कुछ में काफ़ी आगे तक जा रहा है स्क्रैच। तो उस हिसाब से हम आवर में इसका ट्रैवर्स देख लेंगे कि कितने घंटे में जाके ये पेंट आपका क्योर हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और मैकेनिकल टेस्टिंग्स हैं या और टेस्ट हैं जो कि पेंट को चेक करने के लिए यूज़ होते हैं कि पेंट आपका पूरी तरह से सॉलिड में चेंज हो चुका है या नहीं हुआ। तो उसके लिए पहले मैकेनिकल थंब टेस्ट है, फिर रबर एंड कैप होती है इसकी सेमीस्फेरिकल। इस थंब को आपके पेंटेड सैंपल के ऊपर इस तरह से रख के 270 डिग्री पे रोटेट करवाया जाता है, और रोटेट करने के बाद चेक किया जाता है इसको ऊपर उठा के कि प्लेट के ऊपर किसी किस्म की कोई टीयरिंग, पुलिंग या कोई रिंकल्स तो नहीं पड़े हैं। तो अगर पेंट आपका पूरी तरह से ड्राई हो चुका होगा तो उस पर इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका पेंट अभी सेमी ड्राई हुआ है तो उसमें फिर इस तरह की चीज़ें आएंगी। पेंसिल स्क्रैच टेस्ट, जिसको हम वुल्फ वेलबोर्न टेस्ट कहते हैं, इसमें हम पेंसिल्स लेते हैं। पेंसिल भी हार्डनेस वाइज, पेंसिल के अंदर लेड की जो हार्डनेस है वो डिपेंड करेगी उसके नंबर पे। ओके। नॉर्मली इस तरह की टेस्टिंग के लिए हाई हार्डनेस वाली पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं, लाइक 3 HB, 4 HB या 5 HB की पेंसिल्स जो होती हैं उनको, वो एक मशीन होती है इस तरह से, इतना छोटा सा ऑपरेटस है, उसके अंदर पेंसिल लगा के एडजस्ट कर दिया, और उसके बाद गाइडेड व्हील्स होते हैं, पेंट को उस पेंसिल से स्क्रैच करवाया जाता है।
और चेक किया जाता है कि कौन सी पेंसिल जो है वो पेंट को स्क्रैच कर रही है। तो जो पेंसिल पेंट को स्क्रैच करेगी उसके जो हार्डनेस नंबर होगा वही पेंट का हार्डनेस नंबर होगा। तो यहाँ से आपको पेंट की हार्डनेस पता चल जाती है। देन मैकेनिकल स्क्रैच टेस्ट, जिसमें एक स्टाइलस है, अगेन उसके ऊपर वेट ऐड करेंगे और चेक किया जाएगा जो वेट पेंट को पेनिट्रेट करेगा वो उसका उसके हार्डनेस में कंसिडर किया जाएगा। गोल्ड लीफ टेस्ट, सोने का वर्क जो है उसको आपने पेंट, जो अभी आपका पेंटेड सैंपल है वो उसके ऊपर उस सोने के वर्क को लगाएंगे और कुछ देर लगाने के बाद आप उसको ऊपर से स्नैच ऑफ कर लेंगे। स्नैच ऑफ करने के बाद आपने मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेना है और उससे चेक करना है कि उसके ऊपर सोने के वर्क का कोई रेजिडुअल रह गया या नहीं रहा। अगर तो उसके ऊपर कुछ चिपका हुआ रहेगा तो दैट मीन्स ये इंडिकेशन है अभी आपका पेंट फुली क्योर नहीं हुआ था। ठीक है। और अगर वो कुछ भी ऊपर अटैच नहीं रहता तो देन ये किस चीज़ की इंडिकेशन है कि पेंट आपका फुली क्योर हो गया। हो चुका है। देन थंबनेल टेस्ट, थंबनेल टेस्ट आप जो भी आपका फिंगर नेल है, फिंगर नेल से या थंब नेल से आप अपने पेंटेड सैंपल की जो लेयर है उसको पेनिट्रेट करेंगे, पेनिट्रेट करने की ट्राई करेंगे। अगर तो वो पेनिट्रेट हो रही है दैट मीन्स फिल्म अभी चीजी है। ठीक है। क्योंकि अगर सॉलिड में चेंज हो चुका होगा पेंट तो आपका नेल जो है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा। ओके। देन आ जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी क्या है? इट इज ऑपोजिट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और ये एक टेस्ट है जो कि हम चेक करते हैं पेंट की हाइडिंग पावर चेक करने के लिए कि पेंट की हाइडिंग पावर कैसी है, कि अगर कोई इसके नीचे ऐसा कंट्रास्ट होता है जो किसी चीज़ से विजिबल नहीं होता तो पेंट में अगर अच्छी क्वालिटी का पेंट होगा तो वो उस कंट्रास्ट को हाइड कर जाएगा। तो वाइट एंड ब्लैक एक यूनिवर्सल कंट्रास्ट है। वाइट एंड ब्लैक फुली ऑपोजिट है एक दूसरे के। तो इसी तरह का एक चेक पैटर्न में हमारे पास एक गेज होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिप्टोमीटर। क्रिप्टोमीटर जो है ये ड्राफ्ट टाइप भी आते हैं और उसके बाद ब्लैक एंड वाइट फ्यूज प्लेट्स में भी आते हैं। तो क्रिप्टोमीटर पे आपको ये एक चेक सा पैटर्न नजर आ रहा है और साथ में इसके बिल्कुल साथ स्केल की इंडिकेशन है। स्केल की इंडिकेशन आ गई। अब इसमें इस तरह से ये स्टीप होता है थोड़ा सा। ठीक है। यानी एक साइड इसकी फ्लैट और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ये डाउन होता जाएगा। तो यानी इसकी एक स्लोप बनी होती है। अब आपने पेंट को किस साइड पे ऐड करना है? आप पेंट को ऐड करेंगे डीप साइड पे और वहां से उसको ले जाएंगे शैलो साइड पे। शैलो कहते हैं पतली या बारीक साइड। ठीक है। तो अब होगा क्या? हमने वो लास्ट पॉइंट देखना है जहां तक मुझे वो कंट्रास्ट विजिबल नहीं है। वो लास्ट पॉइंट देखूंगा जहां तक मुझे वो कंट्रास्ट विजिबल नहीं है। क्योंकि जो डीप साइड है मुझे पता है वहां पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पेंट होगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे तो ये क्या होगा? कम होती जाएगी लेयर। तो मुझे वो लास्ट पॉइंट चेक करना है, उस लास्ट पॉइंट को देखना है। मुझे उस लास्ट पॉइंट को चेक करना है जहां तक जाके ये पेंट जो है मुझे कंट्रास्ट विजिबल नहीं करवा रहा है। ठीक है। तो लाइक वो आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। अच्छा, ये मैंने यहाँ तक पेंट अप्लाई किया तो एक कंडीशन मेरे पास ये आ रही है और सेकंड वन जो है वो मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है कि आगे कंट्रास्ट विजिबल हो चुका है लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट तक मुझे ये कंट्रास्ट विजिबल नहीं है। तो मैं इसके अगेंस्ट रीडिंग नोट कर लूँगा और उतने माइक्रॉन्स थिकनेस की ही मुझे लेयर अप्लाई करनी है ताकि जो भी कंट्रास्ट है वो मुझे विजिबल ना हो और मुझे अपनी लेयर की अच्छी ओपेसिटी मिल जाए, यानी अच्छी हाइडिंग पावर मिल जाए। देन ब्लैक एंड वाइट फ्यूज प्लेट्स हैं, इसके लिए मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, वो देखें।
is a wedge type film applicator. तो इसमें जो बुक में आपको दिखाया जा रहा है उसमें दोनों साइड्स पे में भी ब्लैक प्लेट्स रखी हुई है या वाइट प्लेट्स ही अलाइन करके रखी हुई है, लेकिन जब ये पीस टेस्टिंग में आता है उस टाइम पे इसी ब्लॉक के अंदर एक प्लेट जो है वो वाइट होगी, एक प्लेट ब्लैक होगी। ठीक है। और इसमें डिफरेंट वेज कांस्टेंट होते हैं। हमारे पास ग्लास के इतने इतने कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है। ग्लास प्लेट्स होती हैं जिसके अंदर स्क्रूज लगे होते हैं, एक स्पेसिफिक एंगल पे अलाइन हुए होते हैं और उसका कांस्टेंट की वैल्यूज आती हैं। तो मोस्ट कॉमनली जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है उसमें 0.004 और 0.008 का कांस्टेंट वाला जो ग्लास प्लेट है उसको हम यूज़ करते हैं। और इस टेस्टिंग करने के लिए जब आपने लाइट पेंट को टेस्ट करना होता है तो इन स्क्रूज की जो सपोर्ट है वो वाइट प्लेट पे रखेंगे, और अगर डार्क को टेस्ट करना है तो फिर ब्लैक पे रखेंगे। ओके। That determines the wet height accepts the limitation importance. Has a scale in grey, which have two vary in length in each top plate, allowing different angles to be formed under each plate when placed on the base plate. This allows a wedge constant, K, to be assigned to each plate. The most popular constants being slide 4 and slide 8. तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले 0.004 एंड 0.008 हैं जिनको हम यूज करते हैं। To make a measurement, simply select the appropriate top plate for the paint being tested. A quantity of paint, typically 3 to 5 milliliters, is placed in the center अब of the आपने base कुछ plate, क्वांटिटी close लेनी to है the पेंट black की and white. जिसको आप अप्लाई करेंगे, और उसके बाद आपने जैसे ही इस ग्लास प्लेट को ऊपर रखना है उसको आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने पे ये पेंट फैल जाएगा, फैलाव शो करेगा। तो फैलाव में आने के बाद आपने इसको थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ, बिल्कुल स्लो मूवमेंट करनी है। बिल्कुल स्लो मूवमेंट करेंगे आप उसको, प्लेट को बैक एंड फोर्थ लेके जाना है और एक पॉइंट चेक करना है जहां पे जाके आपको वो कंट्रास्ट जो है ब्लैक एंड वाइट का वो विजिबल नहीं हो रहा। ठीक है। वहां पे जिस साइड पे ज्यादा रीडिंग के साथ वो ग्लास अटैच हुआ होगा आप उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आपके पास एक मास्टर चार्ट होता है, एक चार्ट इसके साथ गिवन होता है जिसमें जो कांस्टेंट आप यूज कर रहे हो उसके अगेंस्ट जो स्केल पे वैल्यू आ रही है उस टर्म में आप चेक करते हो कि कितने माइक्रॉन्स की थिकनेस अप्लाई करनी है। ओके। Division disappears. सो यहाँ पे आके मुझे ये कंट्रास्ट नजर आना बंद हो गया। The scale यहाँ पे reading मैं is then noted from the black इसकी रीडिंग नोट कर लेता हूँ। ये 40 के ऊपर 4 रीडिंग्स अबव जा रहा है, तो 44 मेरी रीडिंग scale, आ रही है। where the edge of this figure records the minimum. अब यहाँ पे अगर आप देख सकें तो इसमें 0.004 वाला हम यूज कर रहे हैं। 40 के अबव 4 में 5.66 इसका फैक्टर आ रहा है। film thickness necessary to यहाँ से हम अपनी फिल्म थिकनेस को कैलकुलेट करते हैं। ओके। इसके अलावा हमारे पास कुछ हाइडिंग पावर के लिए चार्ट्स भी होते हैं और एडजस्टेबल फिल्म एप्लीकेटर्स हैं। तो ये चार्ट्स आप अपनी मर्जी के भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। अपनी मर्जी से भी आप इनको डिज़ाइन करवा सकते हैं। लाइक नॉर्मल चेक पैटर्न अवेलेबल होता है या हाफ एंड हाफ, हाफ ब्लैक है हाफ वाइट है। आप उसमें वाइट एंड ब्लैक स्ट्राइप्स करवा सकते हो किसी भी पैटर्न में, जो भी आपके माइंड में हो आप उनको एज इट इज़ बनवा सकते हो। ठीक है। तो मेन मकसद क्या होता है इसमें, हमने चेक करना होता है पेंट की हाइडिंग पावर को, यानी पेंट की ओपेसिटी को। तो ये भी एक टेस्ट है जिसमें हमें पेंट की विस्कोसिटी का आइडिया हो जाता है, या यहाँ पे आइडिया हो जाता है कि ज़्यादा थिनर ऐड तो नहीं हो गया। ओके। डिग्री ऑफ ग्लॉस, डिग्री ऑफ ग्लॉस चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, लाइट गेज है। लाइट गेज है। डिग्री ऑफ ग्लॉस चेक करने के लिए हमारे पास एक गेज आता है।
जिसको हम रिफ्लेक्टोमीटर कहते हैं। इस रिफ्लेक्टोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जिस तरह से लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं और वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आई के साथ कांटेक्ट में आती हैं, तो तब जाके आपको किसी कलर की परसेप्शन होती है, किसी कलर की पहचान होती है। ये क्या करता है, उन लाइट रेज को जैसे ही वो इंसिडेंट होती हैं सरफेस पे, ये उनको कैच करके चेक करता है कि पेंट की सरफेस से कितनी रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये उसकी इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करके आपको ऊपर एक परसेंटेज में वैल्यू शो कर देता है। तो अगर रिफ्लेक्टोमीटर आपको 80% से अबव की वैल्यू शो करता है, दैट मीन्स पेंट आपका ग्लॉसी होगा। अगर ये लेस देन 80% शो करता है, दैट मीन्स पेंट आपका मैट होगा। ओके। तो इसमें डिफरेंट एंगल्स हैं, दो एंगल्स आते हैं, 60 डिग्री और 20 डिग्री, बट मोस्ट कॉमन यूज में 60 डिग्री है। ओके। देन एडिशन चेक करने के लिए टेस्ट है हमारे पास। तो मोस्ट कॉमन जो एडिशन के फेलियर्स होते हैं वो प्राइमर का सबस्ट्रेट से फेलियर है, इंटरकोट एडिशन जो कि दो पेंट फिल्म्स के दरमियान होती है, कोहेसिव फेलियर दैट इज विद इन अ पेंट फिल्म। तो प्राइमर का सबस्ट्रेट से फेलियर ये सबसे खतरनाक फेलियर होता है, क्योंकि अगर प्राइमर ही सबस्ट्रेट के साथ कांटेक्ट में नहीं आया तो ऊपर आप जितनी मर्जी तय चढ़ाते जाएं उसका फायदा नहीं है। ठीक है। इंटरकोट एडिशन, और ये होता किस वजह से है, लैक ऑफ एडिक्वेट सरफेस प्रिपरेशन, कोई ऊपर ग्रीस ऑयल डर्ट या डस्ट वगैरह की प्रेजेंस की वजह से। इंटरकोट एडिशन दो कोट्स के दरमियान, ये होगा लैक ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ ओवर कोटिंग लिमिट्स, या फिर डिफरेंट एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन द मटेरियल्स। जो कोहेसिव फेलियर है, कोहेसिव फेलियर एक ही लेयर के दरमियान होता है, यानी एक लेयर है, वो लेयर ही एज अ लेयर रिजाइड नहीं कर पाती। ओके। सो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, लाइक अगर आपने मिक्स करके 2 पैक रेशो एक बनाई है ना और उसकी लेयर बनाई है, तो उसमें आपने रेशो गलत रख दी, उसकी वजह से, या फिर सॉल्वेंट एंट्रैपमेंट की वजह से इस तरह का प्रोसेस हो जाता है। देन एडिशन चेक करने के लिए वी का टेस्ट है, जिसमें आप एक क्राफ्टेड नाइफ लेंगे, अपने पेंटेड सैंपल पे 13 mm की दो लाइंस बनाएंगे वी की शेप में। वी की शेप बनाने के बाद जहाँ पे वो दोनों लाइंस मीट कर रही हैं, वहाँ पे आप उसकी नाइफ की नोक रख के आप उसको पुल करने की कोशिश करेंगे, उसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे। और इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि इट शुड नॉट एक्सपोज एनी ऑफ द सबस्ट्रेट, के नीचे से आपको थोड़ा सा भी सबस्ट्रेट नजर नहीं आना चाहिए। फिर क्रॉस हैच टेस्ट होता है, जिसमें क्रॉस हैच कटर यूज किया जाता है। इस कटर में 6 ब्लेड्स हैं। ठीक है, 6 ब्लेड्स हैं, और आप इससे क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्क्रैच लगाना है पेंटेड सैंपल पे, एक वर्टिकल स्क्रैच लगाना है, अंदर 25 ग्रिड बन जाएंगी। ठीक है। अब आपने उसके ऊपर एक सेल्फ एडेसिव टेप ले लेनी है, टेप लेके उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करते ही आपने उसको स्नैच ऑफ करना है। स्नैच ऑफ करने पे इन ग्रिड्स के साइडों से अगर आप देख सकें, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कुछ कुछ पेंट का हिस्सा उखड़ रहा है, ऊपर से डैमेज हो रहा है। तो BS3900 पार्ट E6 के अंदर इसकी डिसबॉन्डमेंट की कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, और उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इतनी डिसबॉन्डमेंट अगर होती है तो आया वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉली टेस्ट। डॉली टेस्ट के लिए आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसको देखें। Coatings on metal substrate. Coating adhesion values on a diameter dolly is most commonly used. सो ये डॉली है जिसको डिफरेंट मटेरियल से बनाया जाता है। This allows for इसके साथ consistent साथ other ये डिफरेंट substrates. गेजेस आते हैं Either हमारे the पास, gauge कुछ used or ऑटोमेटिक the भी हैं और actuator कुछ scope मैनुअल भी will be हैं। different. Gauges such as coatings on concrete have a must be cut down to the substrate and it must be और इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो पेंट कोटिंग तक सिर्फ उसको
ग्राइंड किया जाता है, या उसको सिर्फ एरिया को एक्सकेवेट करते हैं, वहां से निकालते हैं, या फिर बाज़ जगह पे स्पेसिफिकेशन रिक्वायर करती है कि नहीं, सबस्ट्रेट को भी आपने कुछ हिस्से तक या कुछ डेप्थ तक आपने उसको भी डैमेज करना है वहां से, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर आपने डॉली को अप्लाई करना होता है। cut तो ये काम before हम adhering the क्राफ्टेड dough to नाइफ the से भी कर substrate. सकते हैं, या फिर It is also कटर और worth ड्रिल से भी noting किया that जा coatings सकता है। less than the request of the client or important to report what you have done. सो ये And आपकी स्पेसिफिकेशन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि कटिंग टूल कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पे डॉली कटर अटैच टू दी ड्रिल है, तो ड्रिल को यूज करते हुए हम इस एरिया को पहले एक्सकेवेट करेंगे। ensure all adhesion tests. When selecting और डॉली को प्लेस करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसकी जो सरफेस होगी जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना होता है, ये बिल्कुल इवन होनी चाहिए, किसी जगह पे ऊपर नीचे सरफेस नहीं होनी चाहिए, वरना जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे ग्लू के साथ इसकी अटैचमेंट अच्छी नहीं होगी। सरफेस बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। a position to perform the pull test, the dolly should be placed away from any bumps or edges, and there should be enough space around it for the gauge. और जब आप इसके ऊपर गेज लगाएंगे, तो अगर मैनुअल गेज यूज करना है तो उसको रोटेट करने के लिए, प्रेशर अप्लाई करने के लिए आपको फोर्स रिक्वायर होती है। तो रेंच की मूवमेंट के लिए भी जगह होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी जगह को प्रिपेयर कर लो जहाँ पे एक्सेस नहीं है या कोई चीज़ आड़े आ रही है, तो इस तरह की जगह पे आप इसको प्रिपेयर Or करें। actuator head to be attached so that a uniform इस पे ग्लो अप्लाई करने से पहले आप कोटिंग सरफेस को बिल्कुल हल्का सा ग्रिड पेपर से ऊपर से बिल्कुल लाइट सा ब्रेड करना है। कोटिंग को डैमेज नहीं करना है हमने, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा उसको ऊपर से सरफेस को प्रिपेयर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको ऊपर से हल्का हल्का अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड करने के बाद कोई सॉल्वेंट वाइप ले लें या कोई वाइप लेके आप उसको ऊपर से सरफेस को क्लीन to करेंगे। minimize the risk of an adhesive pass sandpaper across the area to cutting the coating you're about to test or cause a significant loss of coating thickness. तो The कोटिंग coating is now लॉस ready नहीं to be करनी है। cut. Do this stage and to be attached to an electric drill. Whilst an electric drill will make it यहाँ easy पे इलेक्ट्रिक ड्रिल से होल करना ज़्यादा इजी होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इतना इजी भी नहीं होता, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप इसको लगाते हो तो ऑब्वियसली रोटेटिंग टूल है, तो रोटेट करते हुए नो आइडिया कि वो स्पेसिफिक प्लेस पे लगता है या नहीं लगता। तो उसको एग्जैक्ट उसी जगह पे होल करने के लिए आप क्या करेंगे, एक प्री मेड सेक्शन बना होता है जिसके अंदर आप उसको रख के वहां से उसको ड्रिल करवा सकते हैं। easier to cut cleanly through the coating, it is often not as easy as it looks, as the cutter can have a tendency to skip across the coating. जैसे यहाँ पे To avoid this, it is रोटेटिंग often करते हुए wise उसने to use a डैमेज guide किया। template made of plywood or other suitable material. तो आप ये किसी भी मटेरियल लाइक प्लाईवुड का प्री मेड सेक्शन ले सकते हैं जो कि उसी के साइज का हो, तो उसके अंदर रहते हुए वो इजीली उसको कट कर देगा। Which has been securely clamped down. Alternatively, use a drill stand. In some cases, and depending on your standard or test method, you may also be required to cut into the substrate itself, typically to a depth of around. Once the coating is cut, abrade the dolly on a सरफेस को प्रिपेयर करने के बाद अब डॉली की बारी आएगी, तो आप डॉली को भी ग्रेड पेपर के ऊपर बिल्कुल हल्का सा लाइट सा रख के अपग्रेड करेंगे। ऐसा नहीं करना कि ग्रेड पेपर हाथ में पकड़ा, डॉली को पकड़ के आपने उसको उसकी रगड़ाई करना शुरू कर दी और उसकी वो सरफेस वहां से डैमेज हो जाए। इस तरह का कुछ भी नहीं flat surface. Do not do this in your hand, and the coating of any dust or grease. फिर आप क्या करेंगे, डॉली को भी और अपनी कोटिंग को भी, डॉली को भी और कोटिंग को भी आप एक सॉल्वेंट पाइप से क्लीन करवाएंगे। क्लीन करने के बाद Using a आपने suitable ग्लू को solvent. अप्लाई कर देना है। Thin ग्लू को film of अप्लाई करने के adhesive बाद runs parallel to the आप test इसको अप्लाई surface. करेंगे और एडिशनल Remove जो any ग्लू है excess उसको वहां से adhesive from निकाल around the लेंगे। dolly, making sure that no लगाने के बाद adhesive ऊपर has flowed मास्किंग into the टेप लगाएं। groove made from cutting. Place with masking tape. मास्किंग टेप लगाने के बाद कुछ टाइम के लिए आपने उसको रख देना है एज इट इज। ओके, जैसे वो टाइम हो जाए और डॉली बिल्कुल अटैच हो जाए, उसके And बाद allow आप the उसके ऊपर adhesive to cure गेज for the लगाएंगे। manufacturer's recommend. Typically, this गेजेस will को be a रिवाइंड lot of कर लें और pull. उसके बाद आप 0.2 mega. अगर आपका गेज जो है वो ऑटोमेटिक होगा, उसके ऊपर आप पुल रेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो एक रेगुलर इंटरवल के हिसाब से। अगर ये हैंड यूजिंग गेज है या मैनुअल गेज है,
तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको रेंच को मूव करवाना पड़ेगा आपको, तो वो आप अपनी फोर्स से अप्लाई करेंगे। तो एक स्पेसिफिक फोर्स जब रीच करेगी तो वहां पे जाके, क्योंकि ये अप साइड पुल होना है, पुल होगा क्योंकि हमें चेक करना है एडिशन को, तो अप साइड पुल होगा तो डॉली से वो मटेरियल डिटैच होगा उस फोर्स की वजह से। pascals per उस फोर्स को second हमने or नोट करना 30 होता है psi per एक, second for और उसके coatings of बाद फिर जब concrete. कोटिंग उखड़ जाती है तो नीचे देखना होता है कि अब ये कौन सा फेलियर हुआ है। ओके, Whilst the rate of pull is controlled of pull to be completely pulled off the surface and in a substrate surface where the result straight failure, तो सबसे where the पहला glue फेलियर जो है fails वो before ग्लू the फेलियर coating हो goes सकता है। substrate, ग्लू and फेलियर the मीन्स जो आपका एडहेसिव फेलियर है ना, कि लाइक जो आपने ग्लू लगाया था वो उतर गया, पेंट कोटिंग आपकी एज इट इज सही सलामत है, ठीक है। या फिर इंटरकोट एडिशन एडिशन फेलियर हो सकता है, यानी दो लेयर्स थी, एक लेयर रह गई, एक लेयर ऊपर से रिमूव हो गई। adhesive failure where there is a failure between, or a cohesive failure where the ऐसे coating फेलियर हो fails सकता within है, a single layer or the यानी एक substrate लेयर है वही fails. डैमेज हो जाए, Since concrete has या फिर आपका पेंट कोटिंग का जो फेलियर है। a very low tensile strength, the substrate typically fails before the coating. However, it is possible for both adhesive and cohesive failures to occur during one test. Many national and international standards require ओके, तो इसमें जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, बुक में एग्जांपल है इसके लिए एल्युमिनियम की, तो एडहेसिव का डॉली से फेलियर हो सकता है, यानी जो आपका ग्लू फेलियर है, एडहेसिव टू एल्युमिनियम फेलियर, एडहेसिव का एल्युमिनियम से फेलियर हो सकता है। कोहेसिव फेलियर विद इन द एल्युमिनियम, एल्युमिनियम लेयर का जो फेलियर है वो हो सकता है, या फिर एल्युमिनियम का सबस्ट्रेट के साथ फेलियर। तो ये कुछ फेलियर्स हैं जो कि टेक प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हेट इक्विपमेंट है जो कि इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, लेकिन इसकी डॉलीज माइल्ड स्टील की बनी हुई हैं, रीयूजेबल होती हैं, इनको हीट अप करके ऊपर से एडहेसिव को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इसकी बिग डाउनसाइड क्या है, इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा है और हाई मेंटेनेंस रिक्वायर होती है इसमें। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you guys have any question, you can ask me. Clear? Okay, so take care. Allah Hafiz.